हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कुछ प्रॉब्लम्स मुझे भेजी गई थी काइनेमैटिक्स चैप्टर में, और ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। तो एक एक करके मैं इनका वीडियो सोल्यूशन आपको दूंगा। और मैंने ये क्वेश्चंस अपलोड किए थे ऐप के अंदर भी, पता नहीं आपने ट्राई किए हैं कि नहीं। तो आप देखिए इनके सोल्यूशन, और जिसने ये पहले नहीं देखे वो खुद ट्राई कर ले एक बार, और उसके बाद इसके वीडियो सोल्यूशन देख सकता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ एंड n सेकेंड्स लेटर अनदर स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u, कुछ वेलोसिटी u के साथ। तो मतलब उन्होंने पूछा है कि कितना टॉप ऑफ द क्लिफ से कितना नीचे आके जो दूसरा स्टोन है वो पहले वाले को ओवरटेक कर लेगा। तो प्रॉब्लम जो है वो पहली प्रॉब्लम 76 ऊपर लिखा हुआ प्रॉब्लम के नंबर ये, और ये किसी असाइनमेंट का नहीं है, पता नहीं मुझे कहाँ से, ये किसी और बुक से भेजी गई है। तो ये 76 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, बच्चे इसको कंफ्यूज ना कर लें, ये उसमें नहीं है, ये हमारी असाइनमेंट जो मैंने आपको दी थी, ये मैंने आपको इनबॉक्स में जो भेजे थे ये क्वेश्चन, वो है ये सोल्यूशन। तो देखिए बोला ये गया है कि ऐसे एक क्लिफ है, ठीक है, ऐसे टावर मान लीजिए, इस एक टावर से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, ये ड्रॉप किया गया टावर, तो ये कुछ देर यहाँ तक पहुँच गया n सेकेंड में, ये डिस्टेंस इसने कवर किया n सेकेंड में। अब जब ये यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ से एक b पत्थर को, ये a है मान लीजिए, इस b को यहाँ पे नीचे की तरफ लॉन्च कर दिया गया। ये ड्रॉप किया गया था, मतलब इसकी u 0 है, बट इसकी u कुछ है, u है मान लीजिए। तो मान लीजिए कि ये और t सेकंड चला, ये यहाँ पे पहुँच गया, और इसको कितना समय मिला, इसको मिला सिर्फ t। ठीक है, पहले इसको ड्रॉप किया गया a को, वो n सेकंड में यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद यहाँ से एक नीचे फेंक दिया गया, और जितने समय में ये पत्थर यहाँ तक पहुँचता है c तक, ठीक है, पॉइंट c तक या पॉइंट x तक पहुँचता है मान लीजिए, उतने समय में ये पॉइंट यहाँ से लेके y से लेके z तक पहुँचता है। ठीक है, या y से लेके x तक पहुँचता है। तो यहाँ पे ये आके मीट करते हैं। ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक पत्थर है, उसको ड्रॉप कर दिया गया, वो n सेकंड तक चलता रहा, उसके बाद जैसे ही n सेकंड हुए यहाँ से एक पत्थर को नीचे फेंक दिया गया विद इनिशियल वेलोसिटी u, और उसने इसको कितना नीचे आके क्रॉस किया होगा, ये डिस्टेंस आपको s ये फाइंड करना है। तो टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल फॉर b, ये कितने समय के लिए चला b पत्थर, t समय के लिए, और ये a कितने के लिए चला टोटल समय इसका कितना है, n प्लस टी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम ये देखते हैं कि फॉर ए पत्थर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये जो गिवन समय s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कितना चला, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए इंटू टाइम, इसके लिए टोटल ट्रैवलिंग टाइम कितना है ए पत्थर के लिए, n प्लस टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आ जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए इंटू 2nt। ठीक है, तो ये n ने n को मार लिया, तो मेरे पास ये बच गया फॉर b। ठीक है, b पत्थर के लिए कितना है, s इज इक्वल टू यू टी, u इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, इसको समय कितना मिला है चलने के लिए, t सेकेंड, सिर्फ b वाले को सिर्फ t सेकेंड ही मिले, तो हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। अब ये दोनों मान लीजिए किसी डिस्टेंस s पे मिले, तो ये s और ये s इक्वल होना चाहिए। तो मतलब मैं इसको लिखता हूँ हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए एन टी, ठीक है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेट कर ले मैंने डिस्टेंसेस, तो हाफ ए टी स्क्वायर मर गया, तो हमें t चाहिए पहले, तो हाफ इंटू ए एन स्क्वायर, ए की जगह g ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में g है, तो यहाँ पे मैं g लिख लेता हूँ एक्सेलेरेशन को, तो ये मेरे पास आ गया, और यहाँ से मैं t कॉमन ले लेता हूँ, तो u माइनस जी एन यहाँ से कॉमन आ गया, इसको मैं इधर ले गया, तो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे को t की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो आया जी एन स्क्वायर अपॉन 2u माइनस जी एन, दिस इज माई t। अब मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें पुट कर लेता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, प्लस 1/2 इंटू ए की जगह मैं g लिख लेता हूँ, और n प्लस टी,
टी ये मेरी वैल्यू आ गई GN² अपॉन 2U माइनस GN ऐसे, और इसका होल स्क्वायर है ये जो ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको लिख लेता हूँ G/2 और यहाँ से मैं इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2U माइनस GN अपॉन, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आ गया 2UN माइनस 2GN², ठीक है, GN² प्लस GN²। अगर आप इसको खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे आया, ठीक है। जस्ट इसका एलसीएम लेके मैंने अलजेब्रिक रिलेशन ही लगाया है। तो GN² कैंसिल हो गया तो बच गया G/2 इंटू 2UN माइनस GN² अपॉन 2U माइनस GN। तो G/2 आ गया कॉमन, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ 2n, तो मेरे पास आया 2n आ गया कॉमन। तो पीछे बच गया ये मेरे पास u बच गया माइनस यहाँ से gn, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन जाएगा। और नीचे जो था जो 2u माइनस यहाँ पे GN/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 नहीं था ना इसमें, तो ये GN आ जाएगा, ठीक है। तो 2 ने 2 को मार लिया, तो मेरे पास जो बच गया G/2 n टाइम्स u माइनस GN/2 अपॉन u माइनस GN। ये मेरे पास इसका स्क्वायर है ऊपर, ऐसे इसका स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, ये मेरे पास सोल्यूशन है इसका। तो मुझे लगता है यही इसका सोल्यूशन है पहले क्वेश्चन का ये, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर तो नहीं मिले, बट मैंने सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर आया था, तो मुझे लगा यही आंसर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये आ गया मेरे पास। ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जस्ट आपको आंसर मैच करवाना है, बाद में जो भी अलजेब्रिक रिलेशन लगाना पड़े आप लगाओगे, ठीक है। तो हमने आंसर मैच करवा दिया यहाँ पे आखिर में आके। पहले इसका जस्ट सिंपल है कि ये हमें ये गिवन है ना कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके वो मिलेंगे, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उनको हमने इक्वेट कर दिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। ये कैलकुलेशन वाइज बड़ा है क्वेश्चन, अदरवाइज कंसेप्चुअली ये इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है अ मोटरसाइकिल एंड अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम एंड ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। द मोटरसाइकिल एक्सेलरेट्स एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and up to a speed of 36 km per hour, and car accelerate at 0.5 meter per second square up to a speed of 54 km per hour. The time at which car would overtake the motorcycle. तो मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि एक हमारे पास ये कार है, ठीक है, ये कार है, वो इधर चलती है, उसकी एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अचीव कर सकती है स्पीड कितनी, मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकती है वो 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को अगर आप इसकी v फाइनल स्पीड ये अचीव कर सकती है ये, ठीक है। और रेस्ट से दोनों चल रहे हैं, रेस्ट से चल रहे हैं दोनों। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ये मैक्सिमम स्पीड ये अचीव कर सकती है ये कार। तो एक बाइक है जो, वो बाइक को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये बाइक है जो वो इधर चलती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एक्सेलरेशन है, और ये मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकता है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये जो कार है वो 54 अचीव करती है मैक्सिमम, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बाइक है वो मैक्सिमम स्पीड अचीव करता है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम स्पीड गिवन है, और दोनों रेस्ट से चल रहे हैं। हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि टी टाइम के अंदर ये कार और ये बाइक, ठीक है, दोनों कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। मान लीजिए ये इतना डिस्टेंस एस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो एस डिस्टेंस टी टाइम में ट्रैवल करेंगे तो ये दोनों एक जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बट इनकी एक्सेलरेशन और स्पीड्स, मैक्सिमम स्पीड्स अलग अलग हैं, तो इनको कैलकुलेट अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले मैं बाइक के लिए कैलकुलेट करता हूँ, फॉर मोटरसाइकिल। तो पहले मैं देखता हूँ कि ये अपनी टॉप स्पीड कितने समय में अचीव करेगा, ठीक है। तो v इज इक्व टू u प्लस AT। तो v कितनी है इसकी टॉप स्पीड 10, इनिशियल 0 प्लस एक्सेलरेशन इसकी कितनी है 1, तो t की वैल्यू आ गई 10। दिस इंप्लाइज t इज इक्व टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये इसने टॉप स्पीड अचीव कर लेगा, ये बाइक का टाइम है। अच्छा,
तो हम ये देखते हैं कि टॉप स्पीड अचीव करते करते ये आगे कितना चल जाएगा। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो वी स्क्वायर है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, एक्सेलरेशन इसकी 1 है तो s आ गया। तो s इज इक्वल टू, इसको मैं s1 लिख लेता हूँ। तो s1 इज इक्वल टू कितना आ गया ये मेरे पास 50 मीटर। तो उन्होंने इससे हमें ये पता चला कि ये जो मेरी बाइक है वो 50 मीटर पर सेकेंड 50 मीटर चल के 10 सेकंड के अंदर अपनी टॉप स्पीड अचीव कर लेगी। हमने माना कि टोटल टाइम ऑफ मीटिंग इज टी, ठीक है। दे मीट आफ्टर टाइम टी, दे मीट आफ्टर टाइम टी, वो टी टाइम के बाद दोनों मिल जाते हैं। तो अब मान लीजिए 10 सेकंड तो इसमें लग गए, तो बाकी का टाइम कितना बचा, ठीक है। टाइम लेफ्ट टू मीट कार, वो कितना बचा, वो बच गया मेरे पास t-10। तो देखिए अब वो टॉप मोस्ट स्पीड पे पहुंच होगा, इसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, इससे ज़्यादा वो स्पीड अचीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतने समय के लिए वो टॉप स्पीड पे चलेगा और कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, उसको मैं s1 डैश लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है अब इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये बाइक की। और कितने समय के लिए चला, t-10 के लिए। तो मेरे पास आ गया ये डिस्टेंस आ गया। तो s टोटल डिस्टेंस इसने कार को मिलने तक कितना अचीव कवर किया, 50 प्लस 10 इंटू t-10। ये तो मेरी बाइक की कहानी आ गई। अब ऐसे ही हम कार की कहानी भी लिखेंगे, फॉर कार, ठीक है। तो वो टॉप स्पीड कितनी अचीव करती है, 15। देखते हैं कितने समय में करती है, v इज टू u प्लस at। v कितनी है मेरे पास 15, u 0, ये एक्सेलरेशन उसकी हाफ है t। तो टाइम इज इक्वल टू 30 सेकंड आ गया। ये कार 30 सेकंड में टॉप स्पीड पे पहुंच जाती है। तो टॉप स्पीड में पहुंचने के लिए वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, s2 लिख लेते हैं। s2 वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो मैं v इसकी टॉप स्पीड कितनी है 15 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये 2 ने 2 को मार लिया, एक्सेलरेशन इसकी 1/2 है ना, इसलिए ये 1/2 लिख लिया। दिस इम्प्लाइज s2 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 इंटू 15 225 मीटर, ठीक है। तो मतलब वो टॉप स्पीड अपनी ये अचीव कर लेगा। अब टाइम लेफ्ट टू मीट, ये भी तो टी टाइम बाद ही मिल रहा है ना बाइक को, तो इसके लिए टाइम लेफ्ट टू मीट बाइक को मिलने में कितना समय बचा है, t-30, क्योंकि t समय बाद दोनों मिलते हैं तो उसमें 30 सेकंड तो इसमें चले गए, बाकी का टाइम बचा ये तो इतने समय में अब वो कार अपना टॉप स्पीड अचीव कर चुकी है। अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी इतने समय में, वो इसको s2 डैश लिख लेता हूँ मैं। तो मेरे पास आया वो कितनी स्पीड पे जा रही है 15 इंटू टाइम है ये t-30, तो ये डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो एस ने टोटल डिस्टेंस फॉर कार कितना है, वो है 225। तो ये कवर किया स्पीड बढ़ाने तक, और फिर स्पीड बढ़ने के बाद इतना डिस्टेंस और चला 15 इंटू t-30, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो ये s और ये जो s लिखा है हमने इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो मेरे पास आया 50 प्लस 10 इंटू t-10 इज इक्वल टू 225 प्लस 15 इंटू t-30, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं इस t वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, या मैं ऐसे लिख लेता हूँ 50 प्लस 10t-50, सॉरी 10 इंटू 10 इज 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 225 प्लस 15t माइनस ये आ गया 450। तो ये 100 इसको आप सॉल्व करोगे तो टाइम निकल आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 10t माइनस 50 इज इक्वल टू 15t माइनस 450 से ये निकाल दो तो 225 निकालोगे तो कितना बच जाएगा, 225 ही पीछे रह जाएगा, 225 पीछे रह जाएगा। तो अब मैं इसको 10t को इधर ले आता हूँ, तो 225 माइनस 50 इज इक्वल टू 15t माइनस 10t इज 5t। तो 225 में से ये 50 निकाल दो तो 175/5 इज इक्वल टू टाइम ये रहेगा 5 3 15
एंड 5 5 ज़ा 25, तो टाइम इज इक्वल टू 35 सेकेंड्स। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बड़ा था और अच्छा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन भी था। मैं इसको एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन, फॉर एनी अर्बिट्ररी मोशन। उन्होंने ये नहीं कहा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, अर्बिट्ररी कोई भी मोशन है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसके लिए कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम वो रिलेशन देखते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के होते हैं, v इज टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये रिलेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है, रिलेशन है। ठीक है, ये टाइम ऐसे ना, v इज इक्व टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन होता है हमारे पास। ये बोला गया u t जीरो, जीरो का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम जीरो। ठीक है, वो कितनी थी, किसी भी टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है और इन्होंने बोला आर्बिट्रेरी मोशन, तो ये रिलेशन हमेशा सही नहीं होगा। ऐसे ही ये s इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला रिलेशन है। ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला था S2 माइनस S1 इज इक्व टू S इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उन्होंने ये जो S1 है ना, वो टर्म को इधर भेज दिया दूसरी तरफ, तो ये रिलेशन भी सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए सही है। ठीक है, और ये वी एवरेज ऐसे नहीं निकालते, वी एवरेज हमने सीखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है जो मैं आपको वो समझाता हूँ क्या है। उन्होंने बोला है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो कंडीशन गिवन है दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है जो वो 0 के बराबर है, ये गिवन है। और उन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन से रिलेशन सही होंगे। तो पहला बोला गया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर मस्ट बी नल वेक्टर्स, मस्ट बी नल वेक्टर्स। क्या वो नल वेक्टर्स, ये जरूरी है कि वो नल वेक्टर हो, मस्ट है कि ये नल वेक्टर हो, नहीं ये जरूरी नहीं है। ये वेक्टर्स, नल वेक्टर होता है जिनकी वैल्यू 0 हो, तो ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0, डी भी 0, तभी ये चीज़ सही हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमने एक पॉलीगन लॉ किया था, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये मान लीजिए बी वेक्टर है, ये मान लीजिए सी वेक्टर है और ये मान लीजिए डी वेक्टर है। ठीक है, तो अगर ये पॉलीगन क्लोज हो गया तो इसका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो ये बिना नल वेक्टर हुए भी ये चीज़ पॉसिबल है, इसीलिए जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, बी ऑप्शन। उन्होंने पूछा है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो उन्होंने मैग्नीट्यूड की बात की है, तो इसी रिलेशन को देखते हैं। यहाँ से बी और डी को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव का तो मतलब जस्ट डायरेक्शन दूसरी तरफ है ना, तो हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर भी सही होंगे। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो हम इसी रिलेशन से लिख सकते हैं। ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर का मतलब है बी और डी का रिजल्टेंट है जो, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, हाँ होने चाहिए। तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। इसके बाद वो उन्होंने पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मस्ट नॉट बी, या ऐसे लिखे कैनॉट बी ग्रेटर देन बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये देख सकते हो आप इसी रिलेशन से, ठीक है, इसी रिलेशन से ए को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर है जो वो माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर की बात अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये करूँ, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल इसके बराबर होना चाहिए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। तो इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर 0 के बराबर है, इसीलिए ये रिलेशन सही है। तो बी सी ऑप्शन भी सही है। अब उन्होंने पूछा डी वेक्टर, डी ऑप्शन, उन्होंने बोला है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट लाई
must lie in the plane of a vector plus d vector if they are not collinear and lie in line if a vector and b vector are collinear। पहले तो आपको कोलिनियर का पता होना चाहिए। कोलिनियर होता है सेम लाइन के अंदर वेक्टर का, ठीक है। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कोलिनियर हैं अगर वो उनकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो पहले इस चीज़ को देखते हैं। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट लाई इन प्लेन विद ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हमें गिवन है दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है जो वो 0 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अगर जो बी और सी, बी प्लस सी वेक्टर का मतलब है कि रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड डी वेक्टर मस्ट बी इन सेम प्लेन। अगर वो कोलिनियर नहीं है, मान लीजिए कि ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे होगा। और अगर ये चारों का सम, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर ऐसे है, तो मेरे को चाहिए इसमें, मान लीजिए मैं ऐसे पॉलीगन बनाता हूँ, ये ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया, ये सी वेक्टर आ गया और ये मान लीजिए ऐसे डी वेक्टर आ गया। तो उन्होंने बोला है कि बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट है, तो बी प्लस सी का रिजल्टेंट लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं ये सी वेक्टर है और यहाँ पे ऐसे बी वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। ऐसे ही ए वेक्टर और डी वेक्टर की बात करूँ तो ए और डी को मिलाऊंगा मैं, तो देखिए ए वेक्टर तो ऐसे ड्रॉ कर दूंगा मैं और डी वेक्टर को मैं ऊपर ले जाऊंगा, टेल से टेल मिला के हम रिजल्टेंट निकालते हैं डी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट। तो मतलब कहने का कि अगर ए बी सी डी 0 हैं तो उनके रिजल्टेंट बी इसी प्लेन ऑफ पेपर में ही होने चाहिए, वो बाहर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो अगर वो नॉन कोलिनियर हैं तो उनके रिजल्टेंट प्लेन ऑफ पेपर में ही होने चाहिए, क्योंकि ये आपस में चारों का जो रिजल्टेंट है वो 0 है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं बेसिकली वो। और दूसरी बात वो कह रहे हैं दैट इन लाइन अगर ए प्लस बी आर इन कोलिनियर। अब देखिए, मान लीजिए कि ए वेक्टर और सी वेक्टर एक लाइन में है, ठीक है, ऐसे हैं, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर और सी वेक्टर मान लीजिए दोनों लाइन में लाई करते हैं, ठीक है, वो दोनों कोलिनियर है। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो तो ऐसे होना चाहिए ना, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है जो वो 0 होंगे। तो देखिए, अगर बी और सी दोनों कोलिनियर हैं, ठीक है, तो ए और डी का जो रिजल्टेंट है वो भी इसी लाइन में होना चाहिए, मतलब वो इन लाइन होना चाहिए अगर बी और सी नॉन कोलिनियर है, सॉरी कोलिनियर है तो, ठीक है, तभी तो इन सब का सम 0 होगा। तो कंडीशन आपको ये दिमाग में रखनी है कि अगर इन चारों का सम 0 है तो क्या होगा, तो बी और सी का जो रिजल्टेंट है, ए और डी का जो रिजल्टेंट है वो सेम प्लेन में होने चाहिए। यहाँ से मैं इसको प्रूव किया, इन्हीं चीज़ों को तो मैंने आगे पीछे करके किया ना। ये बी ऐसे था तो ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, सी को मैंने क्या किया, उठा के यहाँ पे रख लिया, सी को मैं यहाँ पे ले गया ऐसे, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आया और ए और डी का जो रिजल्टेंट आया वो इसी प्लेन में होने चाहिए ना, तो ये मतलब 0 होना चाहिए। और बी और सी वेक्टर हैं जो, अगर वो कोलिनियर हैं तो मतलब वो एक लाइन में है, एक लाइन में है तो ए और डी भी एक ही लाइन में होना चाहिए फॉर ऑल दीज वेक्टर्स टू बी 0, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसका ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। तो इसके मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ गर्ल इज राइडिंग बाईसाइकिल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे, इतना कोई खास हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन, उसके ऊपर बिल्कुल सीधी रेन गिर रही है अगर वो 5 मीटर से चल रही है। इफ़ शी इंक्रीजेज हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, अगर वो अपनी स्पीड 10 मीटर कर लेती है तो जो रेन है उसको 45 गिरती हुई लगती है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रेन। तो ये क्वेश्चन हमने किए थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, खास बात नहीं है इसमें। तो मान लीजिए कि मैं इस डायरेक्शन को नॉर्थ मान लेता हूँ, अदरवाइज तो ऊपर की तरफ है नॉर्थ, बट उसको ड्रॉ करना मुश्किल है, हमें समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक गर्ल ऐसे जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि उसे लगती है रेन ऐसे गिर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल है ऐसे। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल है इस डायरेक्शन में, बट हमें उल्टी डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ गर्ल, दैट इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और इसे लगती है रेन नीचे गिरती हुई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो इसका मतलब अगर जो रेन है वो कुछ ऐसे एंगल थीटा से गिर रही होगी, ऐसे थीटा से, जो कि एक्स मान लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू एक्स। तो ये कंडीशन है। अगर मान लीजिए मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको रिजॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास। इसको सॉल्व करने के बाद एक कॉम्पोनेंट इसका इधर ले लेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 5, और इधर मेरे पास आ जाएगा एक्स साइन थीटा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है नीचे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए दो वेक्टर्स हैं, उनका सम बिल्कुल ऐसे वर्टिकल कब होता है, जब ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो, ठीक है। इसका मतलब एक्स साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 5। अब दूसरी कहानी पे आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जो लड़की है वो अपने साइकिल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर देती है, तो जो रेन है वो उसे कैसी गिरती हुई लगती है, वो उसे लगती है 45 डिग्री पे विद द वर्टिकल, ये 45 डिग्री पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। बट ये जो रेन असल में गिर रही है वो तो अपनी स्पीड नहीं चेंज करनी, वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करने वाली, तो वो एंगल थीटा पे ही गिर रही है अभी भी वर्टिकल से। बट अब उसको जो गिरने वाली रेन है उसकी स्पीड चेंज होती हुई, उसकी डायरेक्शन चेंज होती हुई लग रही है। तो ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको दोबारा फिर रिजॉल्व करूँगा, तो देखिए इसका एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10, और इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा एक्स कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा मेरे पास एक्स साइन थीटा, सॉरी एक्स कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एक्स साइन थीटा, और इन दोनों का इनका रिजल्टेंट है इधर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, और ये एंगल है 45 डिग्री पे। तो मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ वेक्टर्स को, तो ये आ गया 10 माइनस एक्स साइन थीटा और ये एक्स कॉस थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे है ऐसे। तो रिजल्टेंट 45 पे कब आता है, जब ये और ये बराबर हो। तो इसका मतलब 10 माइनस एक्स साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो एक्स साइन थीटा की जगह मैं 5 पुट कर सकता हूँ, -5 इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा। तो आया एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को और इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया एक्स साइन थीटा बाय इज इक्वल टू 5 बाय एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। तो x ने x को मार लिया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा के कब 1 आता है, जब थीटा की वैल्यू हो 45 डिग्री, ठीक है। tan थीटा 1 होता है जब 45 हो। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिख दूंगा x इस इक्वेशन से x इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 5। तो साइन 45 होता है 1/√2, तो x की वैल्यू आ गई 5/√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है।